जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट हिंदी साहित्य संबंधी जो आपका पेपर सेकंड होता है उसमें 10 यूनिट लगा है। उसमें एक यूनिट है 10वें नंबर का हिंदी गद्य विधा के टेक्स्ट। तो आपके पाठ्यक्रम में जो यूनिट 10 में गद्य विधा के टेक्स्ट में मुर्दैया आत्मकथा टेक्स्ट लगा है, जो कि तुलसीदाम द्वारा वो रचित आत्मकथा है। आज उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा 2 खंडों में विभक्त है। प्रथम खंड का नाम है मुर्दैया और दूसरे खंड का नाम है मणिकर्णिका। मुर्दैया में डॉक्टर तुलसीराम ने अपने जीवन की कथा को पाठक के सामने वैसे ही रख दिया जैसे कि उन्होंने जिया है और महसूस किया है। मुर्दैया आजमगढ़ में स्थित लेखक के गांव के शमशान घाट का नाम है। यह दलित जीवन की कर्मस्थली है। मुर्दैया की भूमिका में डॉक्टर तुलसीराम यह स्पष्ट करते हैं कि मेरे भीतर से मुर्दैया को खोद खोद कर निकालने का काम जो तद्भव के संपादक हैं अखिलेश, उन्होंने किया। दरअसल ये जो दलित साहित्यकार तुलसीराम जी हैं, जिनकी ये आत्मकथा है, जिनके माध्यम से उन्होंने यानी लेखक ने कई वर्षों से जो दलित आत्मकथा है उसमें साहित्य जगत में एक बधा बधाया दायरा है, एक मानदंड है कि कौन इसे लिख सकता है। तो उसे उन्होंने तोड़कर अपने जीवन से जुड़े उन प्रसंगों को, सच्चे और कड़वे यथार्थ को सबके सामने बिल्कुल जैसा भोगा वैसा ही प्रकट कर दिया। जूठन आपने पढ़ा होगा। यदि जूठन भारत के पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ब्राह्मणवादी सामंती मानसिकता के उत्पीड़न की अभिव्यक्ति थी, तो मुर्दैया यही चीज आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचल में शिक्षा के लिए जूझते एक दलित की मार्मिक अभिव्यक्ति है। तो जूठन से ये किसी प्रकार से अलग नहीं है। एक जगह पे आप जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं वही चीज पूर्वी उत्तर प्रदेश में वहां के अंचल में देख रहे हैं मुर्दैया के माध्यम से, जहाँ पे सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक विसंगतियां कदम कदम पर दलित का रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है और भीतरहीनता बोध कराती हैं, तमाम षड्यंत्र रचती हैं, जिसे एक दलित लगातार संघर्ष करता है, तमाम विसंगतियों से जूझता है और इतना सब करते करते, इन संघर्षों को झेलते झेलते वो जेएनयू जैसे सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से एक, उस विश्वविद्यालय में विदेशी भाषा का विद्वान भी बनता है। तो फिर मुर्दैया तो एक अपराजयी योद्धा की विराट युद्ध कथा हुई। लेखक ने अपने इस भीषण युद्ध को पूरे दलित समाज के युद्ध से जोड़कर देखा है, जो दलितों की इस जहालतपूर्ण जिंदगी जीने के लिए विवश किए हुए हैं। उस सिस्टम के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान है उनके द्वारा। तुलसीराम ही नहीं, उन दिनों लगभग सभी दलित परिवारों की ऐसी ही विषम परिस्थिति थी कि दलित बच्चों के लिए आगे बढ़ना बहुत ही दुष्कर कार्य था। मुर्दैया दलित बच्चों के पढ़ने की दुर्लभ आकांक्षा की अद्भुत रचनात्मक अभिव्यक्ति भी है। आत्मकथा में लेखक स्वयं तुलसीराम बताते हैं कि मात्र 10 वर्ष की उम्र में मरे हुए पशुओं के खाल उतारने का काम करना पड़ता था। वो वर्ष जब बच्चा खेल रहा होता है, उस 10 उम्र की अवस्था में एक बच्चा पशु का खाल उतारता है, उसकी संवेदनशीलता का क्या होगा। तुलसीराम जी लिखते हैं कि हमारे घर में मुन्नर चाचा चमड़ा छुड़ाने के काम में माहिर थे। चमड़ा छुड़ाते समय उन्हें एक टहलुआ की ज़रूरत होती और टहलुआ के लिए कोई भी, चाहे वो बच्चा हो, वही मिल जाता। जब हमारी घरवाली कलोरी गाय मरी तो 6 आदमी काड़ी पर ढोटे हुए मुर्दैया ले गए। मुन्नर चाचा कहने लगे, उस छुट्टी में मैं चमड़ा छुड़ाना धीरे धीरे सीख जाऊं ताकि भविष्य में भी हमें यही काम करना है। मतलब परंपरा में वही चमड़ा छुड़ाने वाला काम है। यहाँ तक कि 10 से भी कम उम्र में यानी मात्र 8 वर्ष की उम्र में तुलसीराम को 15 दिन सड़ी मानव लाश को गड्ढे से निकालना पड़ा था, क्योंकि उस समय जो तुलसीराम के पिता सुदेश्वर पांडे हल जोतते थे, उनकी मां खरमास अपशकुन में मर गई। पंडितों ने कहा कि इनका दाह संस्कार 15 दिन बाद होगा। अब सबसे पहले तुलसीराम को अपने पिता के साथ उस मृत महिला की लाश को गाड़ना पड़ा। 15 दिनों तक उसकी उगरवाही यानी देखभाल करना पड़ा और फिर 15 दिनों के बाद उस सड़ी गली लाश को गड्ढे से निकाल कर चिता पर सजाना पड़ा। यह थी तुलसीराम जैसे दलित की जिंदगी, उस बच्चे की जिंदगी जब उसके हाथ में पेपर और पेन होना चाहिए। आज भी इन दलितों के जीवन में ना आर्थिक बेहतरी आई है,
शोषण खत्म नहीं हुआ है, विपन्नता आज भी वहीं पे है। यदि वो आर्थिक रूप से संपन्न भी है, फिर भी लोग हेय दृष्टि से ही देख रहे हैं, वो चाहे जितने पढ़े हों। तुलसीराम जी ने मुर्दहिया में जिस तरह भूख और अभाव को चित्रित किया है, वो भी आज के ग्लोबलाइजेशन के दौर पे देखते ही बनता है। तमाम पर्याप्त संसाधन होने के बाद भी भारतीय दावे के 2 कौड़ी को सिद्ध करने के लिए ये दलित चूहे के अतिरिक्त ताल से सिरुकी नामक पौधे की जड़ें उखाड़कर, जो बड़ी प्याज के चुकंदर जैसी लगती, पानी में उबाल कर खाते। इतना ही नहीं, जब ये प्राकृतिक खाद्य सामग्री समाप्त हो जाती तो आषाढ़ का महीना आते आते घर के पास की जमीनों पर फेंकी गई आम की गुठलियों से पौधे निकालने लगते थे। 2-4 पत्तियों के पनप जाने के बाद बैगनी रंग के ये पौधे बहुत मनमोहक लगते। इन्हें अमोला कहा जाता था। बच्चे जमीन से गुठली समेत इन अमोलों को उखाड़ लेते तथा गुठली के ऊपर का फटा हुआ कड़ा छिलका हटाकर अंदर से कच्ची गुठलियों को आग में भूनकर खा जाते थे। आज भी कई दलित समुदायों को साल भर काम करने के एवज में फसल के मौसम में सिर्फ थोड़ा सा कीड़ा भर मिलता है। आज तुलसीराम ने भी अपनी आत्मकथा में यही सच्चाई से लोगों को रूबरू करवाया है कि लोगों की संवेदनहीनता किस हद तक है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए जब लेखक तुलसीराम को संघर्ष करना पड़ा, एक एक कक्षा पास करने के लिए तुलसीराम को एक एक महाभारत जैसा जीतना पड़ा। एक तो शिक्षा के प्रति उनके परिवार में नासमझी और भ्रम था, पैसे की घोर किल्लत भी थी और आगे भी बढ़ना था, और तुलसीराम को इस उपेक्षा का भी दंश झेलना पड़ता। कक्षा में छुआछूत, साथ में बैठना नहीं, तो बड़ी मुश्किल से वो उन दिनों को शिक्षक के पास जाना भी, वो भी 2 रुपये प्रति विद्यार्थी वसूल करते, जिसे पस्कराई कहा जाता था, अर्थात पास कराने का घूस। एक बार कक्षा 3 में इस 2 रुपये के अभाव में पस्कराई नहीं दे पाए, उसके कारण गुरुजी ने उन्हें फेल कर दिया। गनीमत यह हुई कि कक्षा 3 तक पहुंचते पहुंचते वो स्कूल के सबसे तेज विद्यार्थी के रूप में पहचाने जाने लगे। हेडमास्टर साहब के हस्तक्षेप से वो किसी तरह पास किए गए। तुलसीराम की कठिनाई ये थी कि उनके घर के लोग यह मानने के लिए तैयार नहीं थे कि पस्कराई अनिवार्य घूस है, मतलब देना ही पड़ता है, नहीं तो फेल कर दिया जाता है। बहुत ही मुश्किल से उन्होंने पढ़ाई की। दिन में या तो स्कूल में रहना है, फिर पिताजी के साथ खेत में हरवाही का काम। रात को पढ़ने के लिए उनका मन बहुत ललचाता, किंतु डिबरी में तेल ना होने के कारण वो पढ़ नहीं पाते। उनके घर में अंधेरा होने से पहले खाना बन जाता कि डिबरी यानी दिया ना जलाना पड़े। स्कूल में खाना से लेकर पानी तक के लिए दलित बच्चों को भारी संघर्ष करना पड़ता था। दलित बच्चों को स्लेट और भट्टा भी नसीब नहीं था। स्वयं निर्मित स्लेट और पेंसिल बनाना एक भारी मुहिम था, यानी खुद वो बनाए। छुआछूत का दंश बहुत ज्यादा फैला था ना। अच्छा, ये भी है कि मुर्दहिया की आलोचना भी कुछ दलित विद्वान इसलिए करते कि इसमें सवर्णों के शोषण और दमन की मुखर अभिव्यक्ति नहीं मिलती, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। यह मुखर अभिव्यक्ति ऐसे धारदार व्यंग के माध्यम से तुलसीराम ने की है कि उसे व्यंग की मार झेलने वाले ही समझ पाते हैं। एक बार तुलसीराम के स्कूल में हड़कंप मच गया। निरीक्षण का डर तो था ही, लेकिन हड़कंप इसलिए मचा कि डिप्टी साहब जाति से चमार थे। इन मास्टरों को डिप्टी साहब की आवभगत तो करनी ही थी, क्योंकि उनकी एक शिकायत पर उनकी नौकरी जा सकती थी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या उनकी यह थी कि खाना तो रोज की तरह अध्यापकों के चौके में बन जाएगा, किंतु अपनी थाली में कैसे खिलाएंगे। हेडमास्टर साहब ने मुझे कहा कि मैं अपने घर से एक लोटा तथा थाली लाऊं, किंतु यह बात किसी को भी ना बताऊं। मैंने वैसा ही किया और उसी में डिप्टी साहब को खाना दिया गया। चमार डिप्टी साहब से सबसे ज़्यादा डर इस बात के लिए था कि यदि वे स्कूल से नाराज हो गए तो जिला केंद्र पर शिकायत कर देंगे और सारे अध्यापकों की तनख्वाह रोक दी जाएगी। तुलसीराम ही नहीं, उन दिनों लगभग सब दलित परिवारों की लगभग एक सी स्थिति थी। मुर्दहिया दलित बच्चों के पढ़ने की दुर्लभ आकांक्षा की अद्भुत रचनात्मक अभिव्यक्ति है। तो ये जो आत्मकथा है, ये उनके जीवन का कह सकते हैं कि जो उन्होंने झेला, एक इतना उनके मन में रहा होगा कि एक प्लेटफॉर्म मिला जिस तरीके से उन्होंने मुर्दहिया के माध्यम से उसको अभिव्यक्त किया। अर्थात उन्हें मुर्दहिया लिखने की प्रेरणा और ऊर्जा लेखक जो संपादक अखिलेश के बहुत निवेदन करने से मिली। फिर उन्होंने लिखना शुरू किया तो बंद नहीं किया। इनमें देखिए, पात्र परिचय में जो मुख्य पात्रों में आते हैं, उनके जूठन जो होते हैं, ये लेखक के दादाजी होते हैं। लेखक के दादाजी का नाम यहाँ पे क्या होता है, जूठन होता है। लेखक के दादाजी, जिन्हें प्रचलित अंधविश्वास के अनुसार किसी भूत ने लाठी से पीट पीट कर मार डाला था। यहाँ पे
इससे ये भी पता चलता है कि उस समाज में जो है, अब ये देखिए कि ये है कि समाज में इस तरीके से चीज़ें व्याप्त है कि उनके दादाजी को प्रचलित अंधविश्वास की वजह से जो है किस तरीके से मार दिया गया। 100 वर्ष से भी ज़्यादा जीवित रहने वाली लेखक की दादी मुशड़िया थी। धीरजा लेखक की माताजी सीधी सादी घरेलू स्त्री। धीरजा इनकी माँ का नाम और सीधी सादी घरेलू स्त्री थी वो। जंगू पांडे 80 वर्षीय ब्राह्मण, जिन्हें निर्वंश और अविवाहित होने के कारण गांव के लोग अपशकुनी मानते थे। नग्गर ये लेखक के पिता के तीसरे भाई स्वभाव से क्रूर शिव नारायण पंथी धर्मगुरु भी थे। सोमर ये लेखक के पिता के सबसे बड़े भाई सोमर थे। 112 गांव के चमारों के चौधरी थे सोमर। मुनेश्वर लेखक के पिता के दूसरे नंबर के भाई शिवनारायण पंथी धर्मगुरु कलकत्ते की एक जूट मिल में मजदूर थे। मुन्नर लेखक के पिता के चौथे नंबर के भाई अन्य सभी भाइयों की अपेक्षा सहज और समन्वयवादी व्यक्ति, पूरे संयुक्त परिवार के मुखिया थे मुन्नर। अमिका पांडे साइद बताने वाले और पतरा देखने वाले पंडित थे ये। मुंशी राम सूरत लेखक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक, जाति पात का भेद करने वाले। परशुराम सिंह हेडमास्टर। सुभगिया जिसके नवविवाहित मजदूर पति का कलकत्ते से भेजा गया खत लेखक पढ़ता है, यह एक युवा सुंदर और विवाहित दलित लड़की है। सकंठा सिंह प्राथमिक विद्यालय में लेखक का सबसे करीबी मित्र। सकंठा सिंह, संकठा सिंह कुद्दन लेखक के नग्गर चाचा का बेटा, जिसे चुड़ैल के सपने आते थे। किसुनी भौजी 22 वर्ष की यह स्त्री अपने हृदय विदारक गृहस्थी और वैवाहिक दुख को चिट्ठी के मार्फत कोयलरी में मजदूर कर रहे अपने पति तक पहुंचवाती चिट्ठी लिखने का काम बालक तुलसीराम का होता है। जिद्दी चाचा लरखुर गांव के सामान्य हरभाई, जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज अन्य मजदूरों के साथ जबरन उठा ले गए थे। पत्तू मिसिर जिसके बगीचे से लेखक मलदहिया आम तोड़ता है और पत्तू उसे शुद्ध बाबा का भूत समझकर डर जाता है। करपात्री जी रामराज परिषद पार्टी के नेता, हिंदू कोड बिल के विरोधी। हीरालाल लेखक के सहपाठी, परंतु अकारण ही लेखक से ईर्ष्या रखने वाला होता है। पारसनाथ पांडे लेखक को स्वाधीनता के सेनानियों के बारे में पढ़ाने वाला शिक्षक, गंभीर तथा विनम्र है पारसनाथ। लाल बहादुर सिंह एक बड़े जमींदार के आवारा शास्त्री बेटे, जो हाई स्कूल के छात्र व लेखक के मित्र भी थे। सुग्रीव सिंह गोरख विश्वविद्यालय से BA पास करके आए हुए शिक्षक, वे हिंदी पढ़ाते, लेखक को खूब प्रोत्साहित करते और उसके संरक्षक की भूमिका में थे। चिंतामणि सिंह एक बड़े जमींदार के पुत्र, लेखक के सहपाठी और घोर हितैषी। रूपराम परीक्षा के लिए लेखक, जिसके घर पर किराएदार के तौर पर रुकता है, और यह रूपराम लेखक के ऊपर हीरालाल सिंह नामक सवर्ण छात्र द्वारा किए गए हिंसक व्यवहार का बदला लेने के लिए भी तैयार हो जाता है। तपसीराम लेखक से BHU में हुई भेंट के बाद लेखक के मित्र बन जाते हैं। वहीं LLB के छात्र हैं, ये लेखक को लगातार प्रेरणा और हौसला देते हैं कि आगे पढ़ाई यहीं BHU में करनी है। रामधन आजमगढ़ के प्रसिद्ध दलित नेता। देवराज सिंह ऊपर से लेखक के मित्र बनते हैं, परंतु छल और विद्वेष से लेखक की छात्रवृत्ति में से आधे 81 रुपये जबरन ले लेते हैं। विजय पांडे लेखक की जाति के 128 लोगों के खिलाफ झूठा मुकदमा दायर करने वाला शख्स। अरुण कुमार सिंह आजमगढ़ के कम्युनिस्ट नेता और विधानसभा सदस्य, तेज बहादुर सिंह के नाती और लेखक के घनिष्ठ मित्र, जो आजीवन रहे। प्रमुख उद्धरण में देखें, भूमिका ये है। मुर्दैया हमारे गांव धर्मपुर यानी आजमगढ़ की बहुउद्देशीय कर्मस्थली थी। चरवाही से लेकर हरवाई तक के सारे रास्ते वहीं से गुजरते थे, मुर्दैया से। हमारे गांव की जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति में दलितों के लिए मुर्दैया एक सामरिक केंद्र जैसी थी। बचपन में दुखित होने का मतलब होता था आंखों में आंसू आ जाना। ऐसे अवसरों पर मेरी दादी आंख धो लेने को कहती थी, किंतु आज का अनुभव बताता है कि चंद पानी की छींटों से दुख की निशानी नहीं मिट पाती। बढ़ते हुए शहरीकरण ने हर एक के जीवन को प्रभावित किया, भूत भी इससे अछूते नहीं है। भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि। मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी। तो ये लेखक क्या कहते हैं यहाँ पे, मूर्खता क्या थी मेरी, जो है मूर्खता जो थी ये जन्मजात विरासत में जैसे नहीं मिलता है, तो वो वही कह रहे हैं। हकीकत तो यह है कि आज भी करोड़ों भारतीय मीनांडर की कसौटी पर खरा उतरते हैं। गांव वालों का कहना था कि मेरी दादी ने कौवे का मांस खाया, इसलिए वह मरती नहीं है।
मतलब वो बहुत ही लंबा जी गई थी। और आप देखिए कि यहाँ पे लंबा जीने का मतलब भी एक अलग ही रूप में निकाल लिया जाता है कि वो क्या कौवे का मांस खाती थी, इसलिए वो मरती नहीं थी। तो यहाँ पे जो स्थिति थी आप इससे लगा सकते हैं अंदाजा। यहाँ पे संभवतः मेरे माँ बाप, कहा जाता है कि संभवतः मेरे माँ बाप की सर्वोच्च आकांक्षाओं की पहुंच मुझे एक सिद्धहस्त मच्छर मरवा के रूप में देखने तक सिमट कर रह गई थी। उस समय गांव में दलितों के अलग देवी देवता होते थे जिनकी पूजा सवर्ण नहीं करते थे। हमारे गांव में एक चमरिया माई और डीह बाबा, दो ऐसे ही देवी देवता थे जिनकी पूजा दलित करते थे। पिताजी के सबसे बड़े भाई जिनका नाम सोमर था, वो 12 गांव के चौधरी थे। भारत की आज़ादी के पूर्व न जाने कब से पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक क्षेत्रों की एक परंपरा के अनुसार चमारों का 12 गांव होता था, अर्थात 12 गांव के चमारों की एक बृहद पंचायत होती थी जिसमें कोई एक व्यक्ति सर्वसम्मति से चौधरी चुना जाता था। इस चौधरी को व्यवहारिक रूप में एक न्यायाधीश की तरह अधिकार प्राप्त था। यौन संबंध से जुड़ी युवती के पूरे परिवार को कुजाति घोषित कर दिया जाता था। कुजाति का मतलब होता था उसका हुक्का पानी बंद, अर्थात संपूर्ण रूप से 12 गांव द्वारा बहिष्कार। हमारे घर में शिवनारायण पंथ की परंपरा में साल में 3 अवसरों पर समारोह होता जिसमें बड़ी संख्या में चेले होते। ये 3 अवसर होली, दिवाली और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आते। इन समारोह को गद्दी लगाना भी कहा जाता, गादी लगाना। किसी शिवनारायण पंथी की मृत्यु हो जाने पर हिंदुओं की तरह उसकी लाश को जलाया नहीं जाता बल्कि मुसलमानों की तरह दफनाया जाता। किसी किसी को गंगा नदी में बहा भी दिया जाता था। तो मुर्दहिया जो तुलसी राम जी के द्वारा ये आत्मकथा है जिसका प्रकाशन 2010 में हुआ था। इसका दूसरा भाग भी आया था लेकिन 4 साल बाद 2014 में। पहला मुर्दहिया नाम से था, 2014 में जब आया तो ये मणिकरी का नाम से आया। इसको पढ़ते वक्त आपको लग रहा होगा कि हिंदी साहित्य में विशिष्ट रूप से अगर देखें तो पहचाना गया कि कोई अनुभूति में प्रस्तुति है, अपने जीवन कथा की कोई सच्ची जो अभिव्यक्ति है वो कर रहा है। क्योंकि लेखक स्वयं कहते हैं ना कि मेरे भीतर से मुर्दहिया को खोद खोद कर निकालने का काम तद्भव के संपादक थे अखिलेश, उन्होंने किया। तभी मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे लिखना चाहिए। और लेखक ने लिखा भी अपने बचपन से लेकर इंटर तक की जो जीवन यात्रा रही उसको उन्होंने कई खंडों में विभक्त करके लिखा है, जिसमें अगर खंडवार आप विभक्त करेंगे तो पहला है भूतई पारिवारिक पृष्ठभूमि। ये खंड सा बटा हुआ है। पहला है भूतई पारिवारिक पृष्ठभूमि, दूसरा है मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन। तो इनके परिवार का जो माहौल था भूतई पारिवारिक पृष्ठभूमि से शुरुआत होती है। इसके बाद वो जो कर्मस्थली कहते हैं जहाँ पे वो जनपद में इनके यहाँ लेखक के गांव धर्मपुर का जो शमशान घाट जो दलितों की कर्मस्थली था मुर्दहिया, तो कहते हैं कि वहीं से जाना होता था। तो एक मुर्दहिया प्लस स्कूली जीवन की शुरुआत। इनके यहाँ पे अंधविश्वास बहुत ही बड़े लेवल पे था, तो अकाल में भी अंधविश्वास, मुर्दहिया के गिद्ध तथा लोक जीवन, भूतनिया नागिन, चले बुद्ध की राह, आजमगढ़ में फका कशी, ये कुछ खंडों में जो है इसको विभाजित करके देखा गया है। मुर्दहिया जो शुरू होता है तुलसीराम की आत्मकथा उनके जन्म स्थान आजमगढ़ के धर्मपुर नामक एक गांव के शमशान घाट से। अब क्योंकि उनका जन्म ही चमार जात में हुआ, दंश झेलना पड़ा और उनके साथ एक बहुत बड़ी घटना ये भी हुई थी जिसकी वजह से वो जीवन भर परेशान रहे और दलित होने का उन्हें सामाजिक दुख तो झेलना ही पड़ा। लेकिन एक बार उनको चेचक हो गया था और चेचक की आपदा से लेखक को अपनी दाईं आंख खोना पड़ गया। और दाईं आंख खोना मतलब अपशगुन की श्रेणी में आ जाना, लोगों के द्वारा अपशगुन बना देना, तथा कहते हैं लोग उनको ताना मारते कि कनवा तो बड़ा तेज हो, एक फाटक उसका बंद है। ऐसी टिप्पणियां और लेखक की वेदना से वो करहा उठती थी। लेखक ने अपने परिवार और समाज में व्याप्त घोर अंधविश्वास देखा। उस उपजे शोषण चक्र को विस्तार से वो जिक्र करते हैं कि हमें कैसे जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ता था। कई बार तो लेखक को अपनी पढ़ाई के लिए अपने घर में कामचोरी करने का आक्षेप का सामना करना पड़ता। परिवार में एकमात्र सदस्य लेखक की दादी हैं जिनका स्नेह और संबल लेखक को बार बार अवलंबन देता है, आधार देता है। ये जो कहते हैं ना कि मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी,
क्योंकि वो अपने यहाँ का ये बताते थे कि मेरे यहाँ के गांव में जो दलितों के लिए अलग देवी देवता थे, चमरिया माई, डी बाबा, तमाम दलित लड़कों को रावण की सेना में विभिन्न राक्षसों की भूमिका दे दी जाती थी। हम राक्षस बने रामलीला में रोज मरते थे। मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन के बारे में कहते हैं कि जैसन कहत बाड़ा जोगी वैसन बढ़त बाड़े रोगी, बड़ ससतिया सहबा राम। जैसन कहता बाड़ा अंधी वैसन मारल गैले गांधी, बाड़ सतसिया सहबा राम। जैसन कहता बाड़ा दावा वैसन चलत बाड़ी हावा, बड़ ससतिया सहबा राम। अमिका पांडे शादी विवाह से लेकर फसल बोने तक, काटने तक की साइड बताने के लिए मशहूर थे। उस समय के अध्यापक बरसात बताने पर हर एक का जन्मदिन 1 जुलाई, जाड़ा बताने पर 1 जनवरी या गर्मी बताने पर 1 मार्च लिख देते थे। यही फार्मूला भारत के अनेक गांव में आज भी प्रचलित है। परिणाम स्वरूप नौकरी पेशे वाले अधिकतर दलित इन्हीं तारीखों पर रिटायर हो जाते थे। कक्षा 2 में जाने के लिए मुंशी जी ने हर बच्चे से 2 रुपया पास कराई, यानी पास कराने का घूस लिया। या 2 रुपये मुझे बड़ी मुश्किल से घर से मिला, या पस कराई से भी अध्यापक लेते थे और जो बच्चा नहीं दे पाता उसको फेल कर देते थे। दादी लेटकर अपने 2 घुटने को मोड़कर मुझे बैठा लेती और झूले की तरह आगे पीछे झुलाते हुए एक छोटी सी काव्य में कहानी गाती। वह कहानी इस प्रकार थी: राजा रानी अवेली पोखरा खनवली, पोखरा के तीरे तीरे इमली लगौली, इमली के खोडरा में 32 अंडा, रामचंद फटकारे डंडा, डंडा गैल रेत में, मछली के पेट में, कौवा कहे काव काव, बिलार कहे झपटो, आ लंगड़ी के टांग धर के रहरी में पटको, रहरी में पटको। ये कहानी खत्म होते ही दादी जोर जोर से लला पला कहते हुए पैरों पर बिठाए मुझे ऊपर हवा में उछाल देती। हमारे घर में सोने के लिए जाड़े के दिनों में घर की फर्श पर धान का पोरा अर्थात पुआल बिछा दिया जाता। उस पर कोई लेवा या गुदड़ी बिछाकर हम धोती ओढ़कर सो जाते। हमारे क्षेत्र के तमाम ब्राह्मण उस समय की 2 बैलों की जोड़ी चुनाव चिन्ह वाली कांग्रेस पार्टी के कट्टर समर्थक थे। इन्हीं सिवानों से घरे हमारे धर्मपुर गांव के सबसे उत्तर में अहिर बहुल बस्ती थी, जिसमें एक घर कुम्हार, एक घर नुनिया, एक घर गडेरिया तथा एक घर गोड़ भरभूजा का था। बीच में बभनौटी ब्राह्मण टोला तथा तमाम गांव की परंपरा के अनुसार सबसे दक्षिण में हमारी दलित बस्ती। एक हिंदू अंधविश्वास के अनुसार किसी गांव में दक्षिण दिशा से ही कोई आपदा, बीमारी या महामारी आती है, इसलिए हमेशा गांव के दक्षिण में दलितों को बसाया जाता था। अतः मेरे जैसे सभी लोग हमारे गांव में इन्हीं महामारियों, आपदाओं का प्रथम शिकार होने के लिए ही दक्षिण की दलित बस्ती में पैदा हुए थे। रोज स्कूल जाते हुए ऐसा नज़ारा देखना हमें अत्यंत भयभीत कर देता था। उनके बारे में अफवाह फैली हुई थी कि मुर्दा खाने से ये सियार पागल हो जाते हैं, इसलिए आदमी को दौड़ा कर वे काट कर खा जाते हैं। इस डर से कोई उन्हें भगाने नहीं जाता था और न कोई उन्हें बची खुची लाशों को फिर से दफनाने ही जाता था। अकाल में अंधविश्वास, जैसे हमने कहा कि उपशिष्टों में विभाजित है, तो कहते हैं अकाल में अंधविश्वास। मैं गणित के प्रश्नों को चिकनी जमीन पर खपड़े से लिखकर हल कर लेता था, फिर उसे छोटे छोटे अक्षरों में पटरी और कॉपी पर उतार लेता था। तमाम दलित लड़कों को रावण की सेना में विभिन्न राक्षसों की भूमिका दी जाती। हम राक्षस बने रामलीला में रोज मरते थे। आज़ादी के बाद स्कूली छात्रों के बीच श्रमदान एक आवश्यक क्रिया होती थी, जिसके तहत हम स्कूल पहुंचते ही पूरे स्कूल की सफाई करते। पढ़ाई के दृष्टिकोण से हेडमास्टर परशुराम सिंह मेरे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत थे। वे हमेशा कक्षा में परशुराम जो थे मेरी प्रशंसा करते और जब ज़्यादा खुश होते तो कहते, ई चमरा एक दिन हमारे स्कूल का इज्जत बढ़ाई। पनिया भरत के हिन कर टिकवा, हरले रामा रोवत घरवा, आवे ले रे सांवर गुरिया। आम भाषा में धोबियौआ नाच कही जाने वाली यह दुनिया की एकमात्र ऐसी नृत्य शैली है जिसमें घंटियों वाला घुघरू पैर के बदले कमर में बांधा जाता है। मुर्दैया के गिद्ध तथा लोक जीवन। पोखरे की तरफ से आते हुए रामचरण यादव जी मुझे देखकर बोल पड़े, आज तो कौनो काम न हुई, कनवा सामने पड़ गए। इसके बाद उन्होंने तेज आवाज में पूछा, कहाँ बा जात हूँ रे कनवा। तो ऐसे उनको संबोधित करते थे लोग। सन 1959 की गर्मी लगातार 2 साल से अकाल के कारण निहायत दुर्दिन में बदल चुकी थी। दलित बस्ती में चिट्ठी लिखने वाले के रूप में मेरी मांग बहुत बढ़ गई थी। किस्मी भौजी 2 बच्चों की माँ थी, किंतु उम्र मुश्किल से 22 साल। उसके अंदर दुखड़ा सुनाने की अद्भुत वर्णनात्मक शैली का समावेश था।
आज जब मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक बड़े सेंटर का प्रोफेसर एवं अध्यक्ष बन चुका हूँ तो यह स्वीकारने में गर्व होता है कि इसके पीछे मेरी प्रेरणा के असली जनक वे 3 गरीब मजदूर थे, जिन्होंने मुझे छोटी उम्र में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तरफ आन जाने में ही खींच लिया। इनमें एक थे सोवियत संघ के सामूहिक खेती वाले मुन्नर चाचा, दूसरे डांगे को डंगरिया कहने वाले सोनई तथा तीसरे थे डढ़ियल जद्दी चाचा। इस क्षेत्र में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व तेज बहादुर सिंह नामक एक प्रख्यात कम्युनिस्ट नेता ने किया था। उन्होंने वर्षों तक भूमिगत रहकर काम किया था। इस पूरे क्षेत्र पर उनका विशेष प्रभाव था। इन भांड मंडलियों में वे सामाजिक कुरीतियों पर लोक शैली में तरह तरह के व्यंग द्वारा प्रस्तुति को बहुत ही मार्मिक बना देते थे। उनका एक गीत मुझे आज भी स्मरण होते ही रोमांचित कर देता है, जिसकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। हरिजन जाति सहे दुख भारी हो, हरिजन जाति सहे दुख भारी, जेकर खेतवा दिन भर जोतली उहे देला गारी हो, दुख भारी हरिजन जाति सहे दुख भारी। इस कुरीति पर एक विरह शैली में बड़ा ही लोकप्रिय गीत गाया जाता था, जिसकी इन पंक्तियों में बहुत गूढ़ तथ्य छिपे रहते थे, जैसे बाबा विदा करो लड़की के महरिया, रहरिया में बाजे घुंघरू। इस कड़ी में बारात प्रस्थान के समय एक खास किस्म का नृत्य किया जाता जिसे दुक्कड़ कहते थे। यह बहुत शक्तिशाली नृत्य होता था। इसमें सिर्फ 2 कलाकार, एक तबला वादक तथा दूसरा दुक्कड़ची नर्तक होता था। ऐसे ही एक नाच हुआ करता था। हुड़ुक की ध्वनि पर कहर ठवा, हुड़ुक डमरू की आकृति वाला उसे काफ़ी बड़ा वाद्य होता था, जिसे कलाकार अपनी बाह के नीचे कांख में दबा लेता था, उसे अपनी केहूनी से बजाता। एक इसी में है उपखंडों में भूतनिया नागिन। इस बीच हमारे घर में भी एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई थी। मेरी माँ बस्ती के किसी भी व्यक्ति से बात करती, पिताजी तुरंत उसके चरित्र पर उंगली उठाना शुरू कर देते थे। सन 1961 के ही जाड़ों की बात है। पिताजी माँ को मारने के लिए फरवी लेकर दौड़े। मैं वहीं खड़ा था। मैंने बहुत जोर से पिताजी को एक तमाचा मारा। उन्होंने मुझे उलटकर वैसे ही मारा। उनका तमाचा इतना जोर का था कि मैं कुछ देर के लिए चौधिया सा गया। किंतु इस घटना का परिणाम यह हुआ कि आगे पिताजी माँ को मारने से घबराने लगे। बस्ती के लगभग सभी लोगों ने मुझे सही ठहराया। समय जो बीतता गया, माँ और पिताजी की लड़ाई में मैं पिताजी का दुश्मन बनता गया। अगला साल सन 1962 देश के तीसरे चुनाव वाला साल था। इसकी दस्तक से पहले स्कूल में एक बार फिर विकास प्रदर्शनी लगाई गई। इस बार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पहली बार एक फिल्म दिखाई गई जिसका नाम था चक्रधारी। बाद में बाबा हरिहर दास ने बताया कि स्वामी करपात्री जी देश में रामराज लाने के लिए काम कर रहे हैं। जाहिर है कि पार्टी रामराज्य परिषद चुनाव मैदान में थी। कुल मिलाकर हमारे क्षेत्र में कांग्रेस, कम्युनिस्ट तथा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का काफ़ी प्रभाव था, किंतु हमारे गांव में कोई जनसंघ का नाम लेवा नहीं था। हमारे स्कूल पर हजारों लोगों का मजमा लगा हुआ था। सुबह से शाम तक चुनाव की सारी प्रक्रिया में मैं देखता रहा। मतदान बंद होने के बाद मैं अपने पिता तथा माँ के साथ वापस घर आ रहा था तो पिताजी ने मुझे बताया कि बाबा हरिहर दास ने उन्हें 2 रुपया दिया, इसलिए उन्होंने रामराज को वोट दे दिया। जुलाई 1962 में जब स्कूल खुला तो 9वीं कक्षा का नज़ारा ही कुछ और था। मैं काफ़ी उत्साहित था। अन्य विषयों के साथ रेखागणित एक नया विषय था। प्रधानाध्यापक धर्मदेव मिश्र लगभग रोज ही स्कूल में सभा करते और बताते कि युद्ध के लिए हथियार के बदले अमेरिका सोना मांग रहा है। वे सुरक्षा कोष में सोना इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करते हैं। उस समय चीन के बारे में अनेक किस्से की कहानियां स्कूल तथा गांव में फैली हुई थी। नगर चाचा का बेटा कुद्दर न जाने कहां से सुनकर आया था। वो कहता था कि चीन में जब लोग 60 साल के बूढ़े हो जाते तो उन्हें सरकार अच्छा खाना खाने को दावत देती है। फिर दावत में आए हजारों बूढ़ों को गोली मार दी जाती है। चले बुद्ध की राह। धर्मदेव मिश्र स्वयं कवि थे। कवि होने के नाते उन्होंने अपना उपनाम कमलेश रख लिया था। कमलेश जी भक्ति साहित्य में कृष्णाश्रयी शाखा के बड़े प्रशंसक एवं अनुयायी थे। इसी बीच स्कूल के पास वाले मंदिर में एक विचित्र साधु आए। वे औरतों की तरह बड़े बड़े बाल बढ़ाए हुए थे, किंतु दाढ़ी मुंह सपा चढ़ती। वे आभूषणों से लदे हुए थे। पैरों में पैर, हाथों में बड़े बड़े कुजे, कमर में चांदी की करधनी, मंगलसूत्र, कानों में तरकियां, नाक में नथनी। उनकी मांग में सिंदूर भी था, किंतु परिधान के नाम पर आधुनिक बिकनी की तरह उनकी लंगोटी ने उन्हें आकर्षण का केंद्र बना दिया था। वे राहुल जी की प्रसिद्ध पुस्तक वोल्गा से गंगा का नाम लेकर कहते हैं कि इसके अलावा उन्होंने सैकड़ों किताबें लिखी हैं। राहुल सांकृत्यायन के बारे में यह सब सुनकर मेरे मन में उत्कंठा जगती है कि मैं भी उनके जैसा होता तो कितना अच्छा होता। वोल्गा से गंगा में क्या है, इसके बारे में पारसनाथ पांडे कुछ भी नहीं बताते, किंतु बार बार कहते रहते थे कि यह पुस्तक सारे विश्व में जानी जाती है। सिद्धार्थ को वैराग्य हुआ और वे सच्चे ज्ञान की तलाश में एक दिन रात के समय घोड़े पर चढ़कर महल से भाग निकले। इस छोटे से पाठ ने मेरे मस्तिष्क में एक चलता फिरता चलचित्र सा छाप दिया था। हरदम घुड़सवार बुद्ध मेरी कल्पना से गुजरते थे।
हाई स्कूल के आगे ज्ञान की तलाश मुझे भी थी, इसलिए गौतम बुद्ध अत्यधिक प्रिय लगने लगे। निकट भविष्य में मेरा घर से भागना निश्चित हो गया। उदाहरण देते हैं कि बभनौटी का कोई लड़का हाई स्कूल के आगे नहीं पढ़ता। हकीकत यह थी कि बभनौटी का बच्चा उस समय तक हाई स्कूल पास नहीं कर पाया था, क्योंकि वे फेल होकर पढ़ाई ही छोड़ देते थे। आखिरकार जुलाई आ ही गया। घर वालों के विरोध के बावजूद मैं सुबह बिना कुछ खाए खाली पेट स्कूल जाने लगा। घर पर सामूहिक संयुक्त पारिवारिक जीवन में व्यक्तिगत रूप से भोजन की व्यवस्था मेरे लिए असंभव थी। चूंकि हमारे स्कूल के संस्थापक बाबा हरिहर दास क्षत्रिय थे, इसलिए वहाँ इस समुदाय का बोलबाला था। अधिसंख्यक अध्यापक भी क्षत्रिय थे। ऐसे अध्यापकों में एक थे सुग्रीव सिंह, जो हाल ही में गोरख विश्वविद्यालय से BA पास कर अध्यापक बने थे। वे हिंदी पढ़ाते थे, मुझे बहुत प्रोत्साहित करते थे। जब मैंने कहा कि पढ़ाई में सबसे आगे निकल गया तो वो बहुत खुश हुए। दूसरे दिन बाबा हरिहर दास स्वयं प्रिंसिपल धर्मदेव मिश्र के साथ मेरे घर बधाई देने आ गए। सबसे बड़ा संकट यह था कि उन दिनों में जो वजीफा मिलता था वह कम से कम 6 महीने बाद, अतः शुरू के 6 महीने का खर्च स्वयं उठाना था। इस बीच एक बार फिर संकट मोचक के रूप में मेरे सामने वही हिंदी अध्यापक सुग्रीव सिंह प्रस्तुत हुए। उन्होंने मुझे फिर 30 रुपए दिए और कहा कि आजमगढ़ जाकर पढ़ाई जारी रखूं। उस जंगल में मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, मुर्दैया पीछे छूटती चली जा रही थी और साथ ही छूट रहे थे इस प्रिय स्थली के अनगिनत यादों के ढेर। गौतम बुद्ध के लिए जो स्थान था आम्रपाली का, संभवतः वही था मेरे लिए नटिनिया का। आजमगढ़ में फाका कसी। उस दिन शाम को मामा मेरी हाई स्कूल की मार्कशीट अटेस्ट कराने के लिए आजमगढ़ के प्रसिद्ध कम्युनिस्ट नेता तेज बहादुर सिंह के यहाँ पास ले गए, जो समय विधान परिषद के सदस्य थे और मातबरगंज में ही रहते थे। मातबरगंज में इस कॉलेज में शीघ्र ही आश्चर्यचकित करने वाली बात यह लगी कि दोपहर के बाद चलने वाली कक्षाओं में अनेक अध्यापक सफ़ेद कमीज पर खाकी हाफ पैंट पहनकर आते थे। अनेक छात्र भी वैसे ही। 5 बजे छुट्टी का घंटा बजते ही ये सभी कॉलेज प्रांगण में लगने वाली RSS की शाखा में शामिल हो जाते। धीरे धीरे पता चलने लगा कि आजमगढ़ का यह DAV कॉलेज संपूर्ण रूप से RSS के अधीन था। इस तरह अंबेडकर हॉस्टल के मेस तथा ढुक्की की पकौड़ी की दुकान के बीच जूझते हुए आजमगढ़ की मेरी अनगिनत रातें फाका कस्सी से गुजरती रही। अब धीरे धीरे समझ में आने लगा कि घर से भाग हर व्यक्ति बुद्ध नहीं बन जाता। गृह त्याग के बाद चमत्कारिक शक्ति पाने के लिए ब्राह्मणों के चक्कर में बुद्ध भी भूखे रहकर शमशान में साधना करने लगे थे। किंतु जब चमत्कार नहीं मिला तो उन्होंने कह दिया कि बिना भोजन के दिमाग भी काम नहीं करता। उस समय मेरे लिए भोजन मिल जाना ही चमत्कार था। तो इस तरीके से जो है लेखक का ये जो पूरा आत्मवृत्तांत था वो हमने देखा। उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। तो आज के लिए इसे यहीं पे एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट जो है ये प्रेमचंद जी की जीवनी जो है प्रेमचंद घर में उनकी पत्नी ने लिखा है, तो हम उस पर चर्चा करेंगे। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें इसे। धन्यवाद।